अगस्त 47 को भारत आजाद तो हुआ, लेकिन आप जानते हैं खंडित भारत आजाद हुआ। मुस्लिम लीग जो बना दिया अंग्रेजों ने, वही मुस्लिम लीग भारत में ऐसा विश्व वृक्ष बन गया कि उन्होंने पाकिस्तान अलग करा ही लिया। मुस्लिम लीग ने जो पाकिस्तान अलग कराया भारत देश से, इसमें अंग्रेजों ने पूरी भूमिका निभाई। और अंग्रेजों का यह था कि मुस्लिम लीग को भारत में इतना बढ़ावा दो कि ये कांग्रेस के हिंदू नेताओं से कोई बड़ी संस्था हो जाए। तो मुस्लिम लीग का सारा फंड अंग्रेजों के यहाँ से आता था। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, मोहम्मद अली जिन्ना जितना भी पैसा खर्च किया वो सब अंग्रेजों ने डोनेशन में दिया। और मोहम्मद अली जिन्ना का एक लेफ्ट हैंड और राइट हैंड मैन माना जाता था सोहरावर्दी करके, वो कलकत्ता का बड़ा नेता था। सोहरावर्दी जितना खर्चा किया वो सब अंग्रेजों ने डोनेशन में दिया। अंग्रेजों का एक अखबार निकलता था इस देश में, जो अभी भी निकलता है, उसका नाम था द टाइम्स ऑफ इंडिया। ये अंग्रेजों का अखबार आज भी है। अंग्रेजी एक कंपनी है जिसका नाम है बेनेट एंड कोलमैन, ये उसी कंपनी का अखबार है, तभी से निकलता है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया की ये पॉलिसी थी कि मुस्लिम लीग का नेता छोटी से छोटी सभा का आयोजन करे तो उसको बड़े से बड़ा पोस्टर बनाकर, उसकी बड़ी न्यूज बनाकर टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पर देना। कई बार ऐसी हंसी आती है, मोहम्मद अली जिन्ना को जुकाम हो गया, खांसी हो गई, तो टाइम्स ऑफ इंडिया की फ्रंट पेज की न्यूज होती थी कि मोहम्मद अली जिन्ना कल से बीमार है, वो घर से बाहर नहीं निकला, उसको फ्रंट पेज पे कवरेज होता है। और आपको मैं एक आश्चर्य करने वाली बात बताता हूँ कि मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग का नेता था, मुसलमानों का नेता वो कभी नहीं बन पाया। मुस्लिम लीग एक संगठन था, उसका नेता था, मुसलमानों ने उसे अपना नेता कभी नहीं माना। आप जानते हैं कारण क्या था? कारण सबसे बड़ा ये था कि मोहम्मद अली जिन्ना रोज हंडी मांस खाता। हंडी मांस समझते हैं, पोर्क, और मुसलमान उसको अपना नेता मान नहीं सकते जो हंडी मांस खाता। दूसरी समस्या थी कि मोहम्मद अली जिन्ना रोज शराब पीता था, मुसलमानों में शराब वर्जित है, हंडी मांस वर्जित है, शराब वर्जित है। और तीसरा, मोहम्मद अली जिन्ना का जो मुख्य धंधा था वो ब्याज पर पैसे उठाने का धंधा था उसका। मुस्लिम धर्म में इसको भी स्वीकार्य नहीं है, इसलिए मुसलमान उसको अपने नेता कभी नहीं मानते। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, एक बार ये जिन्ना लाहौर में मुसलमानों की एक सभा में चला गया तो मुसलमानों ने मंच पर चढ़कर इसका मुंह काला कर दिया और एक गधे पर बिठाकर उसका सर्कस निकाला पूरे लाहौर में। उसके बाद हिम्मत नहीं पड़ी लाहौर जाने की, अखबारों में खूब छपा और जिन्ना को पूछा गया कि आपके मुसलमान ही आपको नेता नहीं मानते तो आप हैं किसके नेता? तो धीरे से उसने कहा कि मैं तो अंग्रेजों का नेता हूं, अंग्रेजों का बनाया हुआ नेता। अब आप जरा सोच सकते हैं, जिसको मुसलमानों ने नेता नहीं माना, उस व्यक्ति की ताकत इतनी कैसे हो गई कि उसने पाकिस्तान बना दिया इस देश। कभी तो मन में ये विचार आएगा आपके। बहुत दिन में ये सोचता रहा कि जो मुसलमानों का नेता कभी हुआ नहीं, 10 लोगों ने जिंदगी में कभी उसका भाषण सुना नहीं, वो इतना ताकतवर कैसे हुआ कि उसने भारत से एक अलग हिस्सा पाकिस्तान बना दिया। बात ये है और सच्चाई है जो मैं आपको बोलकर जाना चाहता हूं, और ये सच्चाई सुनते समय किसी के दिल को दुखा हुआ हो तो मैं क्षमा मांगता हूं कि ये जो पाकिस्तान बना उसमें मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका इतनी बड़ी नहीं थी, उससे ज्यादा बड़ी भूमिका लेडी माउंटबेटन की थी। एडविना माउंटबेटन का नाम आप जानते हैं, नहीं जानते तो जान लीजिए। वो भारत का अंतिम अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था लुइस माउंटबेटन, उसकी पत्नी थी एडविना माउंटबेटन। ये पाकिस्तान बनाने का सबसे बड़ा कारण वो एडविना थी। आप जानते हैं वो क्या खेल खेला उसने? एडविना माउंटबेटन लंदन के हैरिस कॉलेज में पढ़ती थी जिसमें ये जिन पढ़ाता था, और उसी कॉलेज में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी पढ़ते। हैरिस कॉलेज में 3 लोग पढ़ते थे साथ में एक ही क्लास में ध्यान देना, जिन्हें मोहम्मद अली, पंडित जवाहरलाल नेहरू और एडविना। उस समय वो माउंटबेटन नहीं थे, शादी उसकी बाद में हुई।
तो एडविना, जिन्ना और नेहरू एक ही क्लास में पढ़ते थे और रिकॉर्ड्स और दस्तावेज बताते हैं कि एडविना से दोनों लगे हुए थे। ये डॉक्यूमेंट्स बताते हैं। और एडविना इतनी चालाक महिला थी कि दोनों को हैंडल करती थी, इतनी चालाक। एक को सवेरे मॉर्निंग में, दूसरे को शाम में, दोनों को हैंडल करती। और जिन्ना और नेहरू का सबसे बड़ा जो झगड़ा होता था वो एडविना को लेकर। ये झगड़ा वहां से शुरू हुआ, हैरिस कॉलेज से। नेहरू जी पढ़ाई करके वापस आ गए, जिन्ना भी पढ़ाई करके वापस आ गया। दोनों ने यहाँ इस देश में वकालत करने की कोशिश की, लेकिन चली नहीं। न नेहरू जी की वकालत चली, न जिन्ना की वकालत चली। दोनों बैरिस्टर थे, उनको जिंदगी में कभी कोई केस ही नहीं मिला लड़ने के लिए। कारण समझते हैं? कारण बिल्कुल स्पष्ट है कि केस उसको मिलता है जिसके जीतने की संभावना होती है। नेहरू जी के बारे में सब जानते थे कि इसको कोई दम नहीं है जो जीत पाएगा एक भी केस। तो वकालत चली नहीं, तो नेहरू जी कांग्रेस में ज्वाइन हो गए। उनके पिताजी ने उनको कांग्रेस में डाल दिया। पिताजी का सपना था कि मैं नहीं तो मेरा बेटा कोई ना कोई दिन देश के बड़े पद पर आना। उसके लिए मोतीलाल नेहरू ने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था स्वराज पार्टी, और अंग्रेजों से उन्होंने तालमेल करके इस देश में सरकार बनाने का काम भी किया। और उनका ये कैलकुलेशन था मोतीलाल जी का कि एक ना एक दिन अंग्रेज भारत से जाएंगे, मेरी स्वराज पार्टी और अंग्रेजों के बीच कोई समझौता हो जाए तो सत्ता का हस्तांतरण स्वराज पार्टी को होगा और नेहरू देश का प्रधानमंत्री बने। इस हिसाब से उन्होंने खेल खेला और उसी खेल में थोड़े दिनों में एडविना भी आ गई। जब अंतिम समय आया, लुईस माउंटबेटन को ब्रिटिश पार्लियामेंट से भेजा गया, तो लुईस माउंटबेटन को भारत भेजने से पहले उसकी शादी एडविना के साथ कराई गई। क्योंकि अंग्रेज खुफिया पुलिस थी, उनको मालूम था कि नेहरू और जिन्ना की वीकनेस क्या है, कमजोरी क्या है। अंग्रेजों की खुफिया पुलिस हर हिंदुस्तानी बड़े नेता पर नजर रखती है। तो अंग्रेजों की खुफिया पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर एडविना को भेजा गया माउंटबेटन के साथ, और माउंटबेटन को कहा गया कि तुम इसको दिखावे के लिए अपनी पत्नी स्वीकार करो, वैसे ये है नहीं तुम्हारी। तो माउंटबेटन ने कहा ठीक है, मैं मेरे देश के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। तो उसको पत्नी के रूप में वो लाया। लेकिन कभी भी लुईस माउंटबेटन ने अपनी डायरी में लिखा है कि उसने एडविना के साथ कभी भी रात में बिस्तर पर शेयर नहीं किया। वो दूसरों को दिखाने के लिए पति पत्नी थे, लेकिन असलियत में नहीं थे। और जैसे ही माउंटबेटन यहाँ आ गया तो एडविना को कहा गया कि अब तुम तुम्हारा खेल खेलो। तो एडविना ने एक दिन नेहरू को बुलाया और अगले दिन जिन्ना को, और कहा कि ठीक है, हम लंदन में जो किया करते थे वो यहाँ भी हो सकता। तो नियमित रूप से नेहरू और जिन्ना ने एडविना के यहाँ जाना शुरू किया, दारू पीना उसके साथ बैठकर, शराब पीना उसके साथ बैठकर। मेरे पास कुछ फोटोग्राफ्स हैं, कभी मैं आपको दिखाऊंगा तो आप दंग रह जाएंगे। नेहरू जी एडविना के साथ बैठकर शराब पी रहे हैं, एडविना के साथ बैठकर सिगरेट पी रहे हैं, एडविना को किस कर रहे हैं, चुंबन ले रहे हैं, उसके साथ डांस कर रहे हैं। ऐसे मेरे पास 7 फोटोग्राफ्स, 7। तो ये चलना शुरू हुआ खेल। आप जानते हैं कि चरित्र सबसे कमजोर कड़ी होता है किसी भी पुरुष के लिए। अगर चरित्र से कोई गिरना शुरू हो जाए तो उसकी अंतिम सीमा नहीं होती है। वो कहां तक जाएगा कोई नहीं जानता। हमारे भारत में एक पुरानी कहावत कही जाती है, और वो पुरानी कहावत है, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। आपका पैसा चला गया तो चिंता मत करिए, फिर से आ जाए। फिर दूसरी बात कही जाती है, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। आपका स्वास्थ्य चला गया तो थोड़ा कुछ तो गया। लेकिन लास्ट सेंटेंस है, बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। चरित्र गया तो सब चला गया, उसके बाद कुछ बचता नहीं। तो नेहरू जी के साथ यही समस्या थी और जिन्ना के साथ भी यही समस्या थी। जिन्ना और नेहरू चरित्र के इतने हल्के आदमी थे
कि जानते हुए भी कि वो दोनों एक ही औरत से फंसे हुए हैं, वो आगे बढ़ते गए। एडविना ने दोनों को इस्तेमाल करना शुरू किया। 3 जुलाई 1947 को नेहरू जी एडविना से मिलने गए। रात को उसने फोटोग्राफ लिए, नेहरू जी के बेड में फोटोग्राफ लिए, और वो फोटोग्राफ नेहरू जी के लिए बहुत गंभीर तकलीफ का कारण बन गया। एडविना ने एक दिन वो फोटो दिखाए नेहरू जी को कि देखिए आपके फोटोग्राफ मेरे पास है, और वो फोटोग्राफ क्या है जो मैंने आपको बताया। अगर ये रिलीज कर दिया जाए पूरे भारत में तो आपकी क्या हैसियत होगी, और आपको जो सबसे आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति है महात्मा गांधी, उनकी क्या हालत होगी। तो नेहरू जी ने एडविना को पूछा कि आखिर तुम चाहती क्या हो। तो उसने कहा कि एक पेपर है, उस पर आप साइन कर दीजिए। तो नेहरू जी ने कहा वो पेपर क्या है। तो उनका पेपर है कि भारत का बंटवारा करना है, हिंदू और मुसलमान के आधार पर करना है, आप इसको साइन कर दीजिए। तो नेहरू जी ने कहा कि मेरी कांग्रेस वर्किंग कमेटी से पूछ लेता हूं। तो एडविना ने कहा इतना वक्त नहीं है मेरे पास, आप साइन करते हैं या कल ये फोटोग्राफ टाइम्स ऑफ इंडिया में छपते। नेहरू जी सरेंडर हो गए। रात को 3 बजे 3 जुलाई 1947 रात को 3 बजे उन्होंने भारत पाकिस्तान बंटवारे के पेपर्स पर साइन की। अगले दिन सवेरे उसने जिन्ना को बुलाया, एडविना, और जिन्ना के साथ उसने यही खेल खेला। उन्होंने मिस्टर जिन्ना आपके कुछ फोटोग्राफ्स मेरे पास है, आप चाहें तो मैं उन्हें टाइम्स ऑफ इंडिया में रिलीज करती हूँ। तो जिन्ना बौखला गया। जिन्ना को मालूम नहीं था कि वो बहुत शातिर महिला है। हमारे भारत में इतिहास में आपने सुना विष कन्याएं होती थी, विष कन्याएं, एडविना वही थी, विष कन्या। तो जिन्ना परेशान, अपने फोटो देख के परेशान, क्योंकि जिन्ना का फोटो तो नेहरू जी से भी ज्यादा आपत्तिजनक अवस्था में था। अभी तो मैं खोलकर नहीं कहना चाहता क्योंकि कैमरे पर रिकॉर्डिंग हो रही। तो जिन्ना तो और भी परेशान। तो उसने कहा नहीं नहीं ये फोटोग्राफ रिलीज मत करिए। तो मैंने कहा ठीक है आप फिर पेपर साइन कर दीजिए। तो जिन्ना ने कहा कि मैं तो मुसलमानों का नेता ही नहीं हूं। तो मैंने कहा हम बनाएंगे ना, आप चिंता मत करिए, हम बनाएंगे आपको मुसलमानों का, आप पेपर साइन करिए। तो 4 जुलाई को शाम को करीब 2:30-3 बजे जिन्ना से हस्ताक्षर लिए, 3 जुलाई को सवेरे 3 बजे नेहरू जी से हस्ताक्षर लिए, और वो अगले दिन अखबार में आ गया कि भारत और पाकिस्तान 2 अलग देश बनेंगे, पाकिस्तान मुसलमानों को मिलेगा, भारत हिंदुओं को मिलेगा, और इस तरह से देश का बंटवारा हो गया। इस बंटवारे में अगर आप देखना चाहें कि विलेन कौन है तो आपको बिल्कुल साफ दिखाई देगा। अगर मुझसे कोई पूछे तो पहला विलेन इस बंटवारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा विलेन मोहम्मद अली जिन्ना। और मैं पंडित नेहरू को पहला विलेन क्यों मानता हूं, मैं आपको एक दूसरी घटना बताता हूं जो इतिहास में अभी दर्ज नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में वो घटना घटित है, डॉक्यूमेंट्स में उसका जिक्र है। वो घटना क्या है? घटना ये है कि भारत पाकिस्तान बंटवारा हो गया जिन्ना के हस्ताक्षर और नेहरू के हस्ताक्षर से। थोड़े दिन के बाद गांधी जी को यह पता चला। गांधी जी को पता चला तो गांधी जी ने अपना सिर पीटा। आप में से कोई शायद ये बात नहीं जानता है, गांधी जी को एक आदत थी, और वो आदत ये थी कि वो अपने पर जब गुस्सा करते थे तो अपना सिर पीटते थे, ऐसे करके बहुत तेज मारते, घूंसों से मारते थे, अपने को मारते। जिस दिन गांधी जी को पता चला कि नेहरू ने बंटवारे के पेपर पर हस्ताक्षर किए, उस दिन उन्होंने अपने को पीटा और उन्होंने कहा कि अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहता, क्योंकि मैंने जिसको आगे बढ़ाया वो इतना कमजोर निकलेगा ये मुझे नहीं मालूम। परिणाम क्या हुआ? गांधी जी ने जिन्ना को बुलाया और कहा कि भाई तुम ये बंटवारा क्यों कर रहे हो? तो जिन्ना ने कहा बापू मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं, लेकिन आप मुझे एक वचन दो तो मैं मेरा एक एफिडेविट लगाने को तैयार हूं, और एडविना ने मेरे साथ जो ब्लैकमेलिंग किया है वो सबको बताने को तैयार हूं। गांधी जी ने पूछा क्या? उन्होंने कहा कि मुझे भारत का प्रधानमंत्री बनवा दो। गांधी जी ने कहा बस इतनी ही मांग है तुम्हारी? उन्होंने कहा मुझे प्रधानमंत्री बनवा दो, मुझे पाकिस्तान नहीं चाहिए। तो गांधी जी ने कहा ठीक है मैं विचार करूंगा तुम्हारी मांग।
अगले दिन नेहरू को बुलाया और नेहरू से कहा कि देखो जिन्ना तैयार है, वो एफिडेविट देना चाहता है, एडविना ने कुछ ब्लैकमेलिंग किया है, वो पूरे देश को बताना चाहता है, उसकी एक ही शर्त है कि भारत का प्रधानमंत्री उसे होना। बोलो। तो नेहरू जी ने कहा कि बापू, जिन्ना को भारत का प्रधानमंत्री तो क्या, मैं मेरे ऑफिस का चपरासी नहीं बना सकता, कारकुन नहीं बना सकता। तो गांधी जी ने कहा तुमको जिन्ना से इतनी दुश्मनी क्यों है? तुम दोनों साथ साथ पढ़े लंदन में हैरिस कॉलेज में, तुमको स्कॉलरशिप मिली, जिन्ना को स्कॉलरशिप मिली, साथ में जिस स्कूल में तुम पढ़े, साथ में रहे 15 साल, और तुम में दोस्ती इतनी ज्यादा थी, अब ये दुश्मनी इतनी क्यों? तो नेहरू जी ने असलियत नहीं बताई। जिन्ना और नेहरू जी की जो दुश्मनी थी उसका कारण था एडविना, और कोई दूसरा कारण नहीं। गांधी जी को बताया नहीं। नेहरू जी ने कहा कि मैं तो प्रधानमंत्री तो क्या चपरासी नहीं बना सकता। तो गांधी जी ने कहा कि फिर क्या होगा, देश का बंटवारा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, बंटवारा हो जाए, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं। तो गांधी जी ने कहा कांग्रेस तो तैयार नहीं है इसके लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, कांग्रेस थोड़े दिन में तैयार हो जाए। ऐसे करके गांधी जी और नेहरू जी का वार्तालाप पूरा हुआ। फिर गांधी जी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई। 15 उसमें सदस्य थे। उन 15 सदस्यों के सामने गांधी जी ने कहा कि भारत आजाद होगा, लेकिन दुख है कि बंटवारे के साथ कौन प्रधानमंत्री बने। तो गांधी जी ने एक फॉर्मूला दिया कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी जिसको अपना अध्यक्ष चुनेगी वो भारत का प्रधानमंत्री होगा। तो वोट डालने का काम किया गया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में वोट डाला, 15 लोगों ने वोट डाला, तो 13 लोगों का वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में गया। 13 लोग। एक वोट पंडित जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में गया और एक व्यक्ति कांग्रेस वर्किंग कमेटी में एब्सेंट हो गया, वो वोट डालने नहीं आया। और जो व्यक्ति एब्सेंट था वो अनुग्रह नारायण सिन्हा नाम के एक व्यक्ति थे, पटना से थे, बिहार से, वो एब्सेंट हो गए। तो एक वोट नेहरू को, 13 वोट पटेल को। गांधी जी के फॉर्मूले के अनुसार पटेल भारत के प्रधानमंत्री बने, क्योंकि वर्किंग कमेटी ने अध्यक्ष चुना। जब नेहरू जी को पता चला कि वो इलेक्शन में हार गए, तो वो फिर गांधी जी के पास आए और उन्होंने जो वाक्य बोला वो मैं आपको ऐसे का ऐसे ही सुना था। उन्होंने कहा बाबू, अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री नहीं बना तो कांग्रेस को तोड़ दूंगा और टूटी हुई कांग्रेस से अंग्रेजों का समझौता होगा और पावर ट्रांसफर मुझे होगी, क्योंकि अंग्रेजों ने पहले से ये तय किया हुआ है। और ये बात सही है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये तय हो गया था कि भारत में कभी सत्ता का हस्तांतरण करना पड़े तो नेहरू के हाथ में ही सत्ता देनी है। क्यों? क्योंकि विंस्टन चर्चिल और क्लेमेंट आर एटली, जो दो बड़े लीडर थे उस समय इंग्लैंड के, एटली प्राइम मिनिस्टर था, चर्चिल लीडर ऑफ द अपोजिशन था, दोनों का ये मानना था कि ये नेहरू अपना ही आदमी है, शरीर से देखने में हिंदुस्तानी है, आत्मा इसकी अंग्रेजों वाली है, इसको सत्ता दे दो तो भारत हमारे ही कब्जे में रहेगा, ऐसा मान लो। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने प्रस्ताव कर दिया था। नेहरू जी को उसकी जानकारी हो गई थी। नेहरू जी ने इस पर गांधी जी को ब्लैकमेल किया और कहा कि मैं अगर सत्ता में नहीं आया तो कांग्रेस को तोड़ूंगा। और अंग्रेजों ने घोषणा की थी कि कांग्रेस अगर टूट भी गई तो नेहरू वाली कांग्रेस को वो पावर ट्रांसफर करके भारत से चले जाएंगे। तब गांधी जी ने सरदार पटेल को बुलाया और कहा कि अब क्या करना है। तो सरदार पटेल ने कहा कि देश का एक बंटवारा और हो, ये मुझे मंजूर नहीं है, मैं मेरा शपथ लेता हूँ, आप नेहरू को प्रधानमंत्री पद की शपथ करवाइए। तो गांधी जी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री पद की शपथ उसको नहीं करा सकता, क्योंकि मेरा दिल अब उससे हट गया है। ये जरूर है कि तुम मंत्रिमंडल में आ जाओ, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे रहो, ताकि नेहरू के ऊपर कंट्रोल रहे, और मैं तो जाऊंगा नहीं ऐसे किसी समारोह में जहां नेहरू को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। और आप जानते हैं कि 15 अगस्त 47 को जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ, गांधी जी उसमें नहीं गए। गांधी जी नहीं गए। गांधी जी उस समय बंगाल के एक गांव में थे, नोआखाली। ये गांव अभी बांग्लादेश में चला गया।
तो नोआखाली के गांव में गांधी जी थे, करीब करीब दिल्ली से ये 1700 किलोमीटर दूर है नोआखाली। गांधी जी दिल्ली में नहीं थे। ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है। गांधी जी ये कहा करते थे, स्वतंत्रता नहीं आई है, आजादी नहीं आई है, सत्ता का हस्तांतरण हुआ है बस। और जो गांधी जी बोलकर नहीं गए और वो उनके कहने में समझ में आता है, वो मैं कह देता हूँ। गांधी जी ये मानते थे कि गोरे अंग्रेजों की सत्ता किसी काले अंग्रेज के हाथ में आई, इसलिए वो सत्ता के समारोह में शामिल नहीं हुए। और आप फिर जानते हैं, इतिहास आपके सामने है, जिन्ना अलग पाकिस्तान का बन गया, ये बन गया। एक घटना बीच में और हुई थी, वो भी मैं समझा दूं आपको, तो समझ में आएगा नेहरू जी का चरित्र। गांधी जी को एक डॉक्टर मिलने आया एक बार, और ये घटना आजादी मिलने से थोड़े दिन पहले की है। गांधी जी कलकत्ता के पास नोआखाली में थे, एक डॉक्टर आया। वो डॉक्टर ने गांधी जी को परिचय दिया कि मैं मोहम्मद अली जिन्ना का पर्सनल फिजिशियन, एक ईरानी व्यक्ति था, तो नाम में भूल गया, रिकॉर्ड्स में है। उसने गांधी जी को कहा कि मैं मोहम्मद अली जिन्ना का पर्सनल फिजिशियन हूं, आपसे अकेले में बात करना चाहता हूं। तो गांधी जी ने कहा, क्या बात करना चाहते हो? तो उन्होंने कहा, अकेले में, सबके सामने नहीं। तो गांधी जी उसको कमरे में लेके गए। अंदर जो बातचीत गांधी जी ने की, उन्होंने कहा कि देखो मेरी एक संकल्प है। गांधी जी ने डॉक्टर को कहा कि मेरी बातचीत में कोई तीसरा जरूर रहता है जो उसको नोट करता है, लिखता है। मैंने आपको क्या कहा, आपने मुझे क्या कहा। तो उन्होंने कहा, वो कौन व्यक्ति है? उन्होंने कहा, मेरा सेक्रेटरी प्यारेलाल, वो भी यहाँ रहेगा। तो डॉक्टर ने कहा, ठीक है, उससे मुझे कोई बाधा नहीं, माने तकलीफ नहीं, आप बुला लो। तो प्यारेलाल जी को बुलाया और गांधी जी ने कहा कि मैं और ये बात करेंगे, एक एक शब्द लिखना। प्यारेलाल जी बहुत फास्ट लिखते थे, शॉर्ट हैंड में लिखते थे, बाद में उसका ट्रांसक्रिप्शन करते। तो डॉक्टर ने जो बताया गांधी जी को, गांधी जी परेशान हो गए वो सुन के। उन्होंने कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना का मैं डॉक्टर हूं और ये जिन्ना बहुत जल्दी मरने वाला है। गांधी जी ने पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा, इसको बोन टीबी है, इसकी रीढ़ की हड्डी पूरी गल चुकी है, इसका नर्वस सिस्टम ज्यादा दिन काम नहीं करेगा। तो गांधी जी ने कहा, कितने दिन जिंदा रहेगा? तो डॉक्टर ने कहा, हो सकता है 2-3 महीने भी जिंदा ना रहे। तो डॉक्टर को पूछा गांधी जी ने, आप क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा, मेरी एक इच्छा है कि आप किसी तरह नेहरू को समझा दो, 2-3 महीने ये जिंदा रहेगा, इसको भारत का प्रधानमंत्री बना दो, देश का बंटवारा तो नहीं होगा। तो गांधी जी ने कहा कि तुम्हारी यह बात में अगर सच्चाई है तो मैं जरूर प्रयास करूंगा। फिर उन्होंने नेहरू को बुलाया और कहा, देखो नेहरू, ये मरने वाला है जिन्ना, ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा, इसको बोन टीबी हो गई है, इसका डॉक्टर कहता है कि 2-3 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा, तुम क्यों अड़े हुए हो? इसको प्रधानमंत्री बन जाने दो, 2-3 महीने के बाद तुम बन जाना, देश तो एक रहेगा। तब नेहरू ने फिर वही बात की कि मैं जिन्ना को मेरे ऑफिस का चपरासी नहीं बना सकता, प्रधानमंत्री कैसे बनने दूं? तो नेहरू की जिद और जिन्ना का ब्लैकमेलिंग, ये दोनों मिलकर भारत का बंटवारा कर गए और इसमें भारत टूटा। भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बने, किसी सिद्धांत के आधार पर नहीं, कोई विचार के आधार पर नहीं, सिर्फ प्रधानमंत्री पद की कुर्सी के कारण। और मैं अभी सब लोगों को ये बोलता हूं कि नेहरू जी तो स्वर्गवासी हो गए 1964 में, लेकिन उनकी आत्मा अब भारत के उन सब नेताओं में प्रवेश कर चुकी है जो कुर्सी के लिए कुछ भी करने को तैयार। वो तो मर गए 27 मई 1964 को। और आप में से शायद कोई जानता है या नहीं, नेहरू जी की मृत्यु बहुत ही दुखद थी। उनको सबसे खराब वो बीमारी हुई थी जिसको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज कहा जाता है, STD, आज का एड्स कह सकते हैं। STD उनको था और उनकी मृत्यु के समय जिस डॉक्टर ने उनको एग्जामिन किया था वो बताता है कि नेहरू जी का शरीर सड़ गया, कीड़े पड़ गए थे, बहुत दुखद मृत्यु थी। नेहरू जी की मृत्यु के समय उनके परिवार की जो महिला उनके साथ में थी, उसकी लिखी हुई डायरी में ये है कि नेहरू जी के अंग सड़ गए थे, शरीर के कीड़े पड़ गए थे उसमें। इसलिए वो प्रधानमंत्री पद से छुट्टी लेकर देहरादून गए थे
छुट्टी बिताने के लिए, लेकिन वहां से वापस नहीं आए, तो वो तो चले गए, पाकिस्तान बनवा गए इस देश में। जिन्ना का क्या हुआ, भारत पाकिस्तान जैसे ही अलग हुए उसके लगभग 7वें महीने में जिन्ना मर गया। बंटवारा हो गया 14 अगस्त 1947 और इसके ठीक 7वें महीने में जिन्ना मर गया। तो उधर पाकिस्तान जिसने बनाया वो पाकिस्तान का मजा नहीं ले पाया कभी, और पाकिस्तान जिनके लिए बनाया वो पाकिस्तान कभी गए नहीं। आप जानते हैं पाकिस्तान बनाने का जो सबसे बड़ा लॉजिक था वो ये कि भारत में रहने वाले मुसलमान वहां जाएंगे और उनके लिए पाकिस्तान बनेगा। वो यहाँ से गए नहीं, वो यहाँ है, शिया हो चाहे सुन्नी हो, वो भारत में ही है, वो पाकिस्तान गए थे। और जिन्होंने कभी पाकिस्तान माना नहीं उनके सिर पर यह पाकिस्तान थोप दिया गया। वो अफगानिस्तान की सीमा पर रहने वाले जो बलूची लोग हैं ना, उनके ऊपर जबरदस्ती ये थोप दिया। आज पाकिस्तान क्या है आप जानते हैं, सारा का सारा पाकिस्तान ऐसी समस्याओं से घिरा हुआ है जो उसके जन्म से शुरू हुई, और जन्म से जो समस्या शुरू हुई जिन्ना के द्वारा, उसी का दुष्परिणाम है कि आज तक उस देश में कभी लोकतंत्र नहीं रह पाया, प्रजातंत्र नहीं रह पाया, हमेशा किसी सैनिक ने उसका शासन किया। और आज भी आप जानते हैं परवेज मुशर्रफ उन्हीं सैनिकों का रूप है जो जिन्ना के द्वारा पल्लवित और पोषित हुए। लेकिन भारत को एक बड़ा नासूर दे गए, और वो नासूर ये भारत के 3 विलेन, एक जिन्ना, नेहरू और एडविना, ये 3 विलेन को मैं मानता हूं भारत के बंटवारे के लिए देने का।